बच्चों, मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। विज्ञान में आजकल हमारा चैप्टर चल रहा है सजीव एवं उनका परिवेश, और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आवास एवं अनुकूलन। आवास मीन्स जहां वो रहते हैं, जो जिस वातावरण में, और उसमें उनका अनुकूलन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में ये एक मैंने आपके साथ टेबल शेयर करी थी और आपसे कहा था कि आप और जितनी इसमें डाल सकते हैं नाम डालिएगा। तो अब वो आपने डाले होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अब हम इसके आगे चल रहे हैं और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे अगर हम सिर्फ अगर हम जंतुओं की बात करें, ठीक है, अभी हम पौधों की बात नहीं कर रहे, अभी हम जंतुओं की बात कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं वन में हमें चीता मिल रहा है, पर्वतीय क्षेत्र में हमें बकरी मिल रही है, मरुस्थल में हमें ऊंट मिल रहा है, समुद्र में हमें मछली मिल रही है, अन्य स्थान में हमें मकड़ी कॉकरोच मिल रहा है। अब अगर हम इनकी शरीर की बनावट को देखें, फर्क है सब में, है या नहीं है? ठीक है, चीता अगर हम देखें, लंबा चौड़ा, इतना हैवी, उसके वो नखून तेज, वो अपने शिकार के आराम से कर सके, उसका शरीर वैसा बना हुआ है। उसका जो भूरा मटमैला सा ऐसा रंग होता है जैसे वो अपने को छिपा सके, और जब उसको किसी और जानवर पे अटैक करना है। बकरी हम देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में उसके जो होते हैं सींग खूब लंबे लंबे होते हैं। और अगर हम बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र की बकरी, और अगर हम प्लेन्स में रहते हैं वहां की बकरी को देखें, हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऊंट में हम देखते हैं कि वो एक हम्पसा होता है, उसके इतने पतले लंबे से पैर होते हैं। चीता के हमने देखा कि बहुत छोटे नहीं, बहुत बड़े नहीं, लेकिन ठीक साइज के होते हैं, लेकिन अच्छे हैवी। अगर चीता, शेर, आप ऐसे कोई भी जानवर का नाम लें, कैसे उनके पैर होते हैं, लेकिन ऊंट के लंबे पतले होते हैं। मछली का हमने देखा कि वो तो उसके फिन्स होते हैं कि वो जिनसे तैर सकती है। उनकी आकृति में हमें डिफरेंस मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसी के बारे में चलिए थोड़ी सी और हम जानकारी लेते हैं। खोलिए अपनी बुक। सो बच्चों, रेडी आप लोग अपनी बुक के साथ? वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब देखिए आवास एवं अनुकूलन का आपका यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा अभी मैंने कहा था कि ये जो हमने टेबल करी थी, तो इसमें हमने एक डिफरेंस देखने को हमें मिला। अब हम इसको आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो जीव है ये अलग अलग प्रकार के हैं, और इन दोनों क्षेत्रों में अगर हम देखें, अगर मतलब हम जो एक पर्वतीय देखें, एक रेगिस्तान का देखें, या हम जल का उदाहरण लें, तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग परिवेश में हमें जो जीव में अलग अलग परिवेश में हमें अलग अलग जीव मिल रहे हैं। तो जैसे समुद्र में जंतु तथा पौधे क्या होते हैं, वो एक खारे पानी में, लवणीय जल में उनको रहने को मिलता है, और उनका जो श्वसन की क्रिया चलती है वो किसके सहायता से चलती है? जो जल में आपका विलय ऑक्सीजन होता है उसका वो प्रयोग करते हैं। और यही अभी देख रहे हैं हम, देखिए जल से अब हम आ गए एकदम मरुस्थल पर, बिल्कुल डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में बिल्कुल अपोजिट हो गया, यहाँ पे क्या होता है, जल की बहुत कम मात्रा उपलब्ध होती है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो दिन में बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। और यहाँ पे अगर हम जल और मरुस्थल को दो को कंपेयर अगर कर रहे हैं, तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो पौधे और जंतु होते हैं वो जैसे हमने देखा कि जल में वो जल के अंदर रहते हैं, लेकिन मरुस्थल में वो कहाँ रहते हैं, वो भूमि पर रहते हैं। और उनकी जो श्वास, उनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, वो जो उनको आसपास जो वायु मिल रही है उससे ही उनको ऑक्सीजन मिल रही है। हमने अभी ऊपर यहाँ देखा था कि जल में जो आपकी ऑक्सीजन एक घुली हुई होती है, विलय होती है, जल के जो जंतु हैं उससे ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो धरती पर है और रेगिस्तान, ये धरती पर रेगिस्तान में, लेकिन वो जो वायु में ऑक्सीजन है उसे ले रहे हैं।
तो अब आप सोचें कि जब हमारा ऑक्सीजन किस प्रकार ले रहे हैं, पानी से ले रहे हैं या हम सीधे एयर से ले रहे हैं, उससे ही हमारे बॉडी में भी वैसे ही तो अंदर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, है ना। तभी तो क्या होता है, हम ज्यादा देर पानी में जाए हमारी सांस फूल जाती है। स्विमिंग अगर करते हैं तो हमें प्रैक्टिस करनी होती है कि कैसे कैसे टाइम से हम ऊपर आए, सांस लें और फिर पानी के अंदर जाएं, या हम कितनी देर अपनी सांस को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो जंतु जहाँ है, तो वो देखिए कि इवन उनको सांस लेने की क्रिया अलग अलग प्रकार से हो रही है। इसका अर्थ है उनके अंदर कुछ अलग टाइप के ऑर्गन्स होंगे जो उस टाइप से ऑक्सीजन को लेकर उनके जो एक लाइफ प्रोसेस है वो चला पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं समुद्र तथा मरुस्थल, ये क्या है, ये एक विभिन्न, इनका जो परिवेश है वो एक डिफरेंट है। और इसमें जो हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो इस परिवेश के कारण उनके बॉडी का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। इस और अब कैसे और ज्यादा डिफरेंस है, इसको अब हम और थोड़ा डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ दो एग्जांपल्स ले रहे हैं, ऊंट तथा मछली का। ठीक है, कि रेगिस्तान का एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक से हम समुद्र का ले रहे हैं या जल का ले रहे हैं। अब हम अगर ऊंट की शारीरिक संरचना को देखें तो और उसको ये देखें कि उसकी जो परिस्थितियां हैं उसके साथ कैसे मेल खा रहा है, इस चीज को अब हम समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कि ऊंट के पैर क्या होते हैं, ये लंबे होते हैं। और उसके पैर लंबे क्यों होते हैं, जिससे जो उसकी जो रेत की जो गर्मी है उसके बॉडी तक सीधे नहीं पहुंच पाए, जल्दी नहीं पहुंच पाए। वो उसको गर्मी से दूर रखते हैं। गर्मी से दूर रखने के लिए उसके पैर लंबे होते हैं। और इनका जो मूत्रोत्सर्जन होता है, इसकी जो मात्रा होती है ये बहुत कम होती है। और जो उसका मल होता है वो शुष्क होता है। क्यों, अब आप देखिए क्यों, क्योंकि उसको पानी अपना बचा के रखना है, रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है। तो और हम वही कहते हैं ना कि ये जो रेगिस्तान में पानी की इतनी कमी है कि ऊंट बहुत टाइम तक बिना पानी पीकर भी रह सकता है। तो ये हो गया आपका ऊंट का। हम जो एक बात कर रहे हैं कैसे वो एक रेगिस्तान के परिवेश में उसका जो शारीरिक संरचना है इस प्रकार से है कि वो कम पानी में भी जीवित रह सकता है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इतनी गर्मी में रहने के बाद भी उन्हें पसीना भी नहीं आता है। उनका शरीर ऐसा बना है कि वो जो हमारे, देखिए हम गर्मी में जाते कितना पसीना आने लग जाता है, लेकिन उनका शरीर ऐसा बना है कि उनका पसीना आता ही नहीं है, आता है तो बहुत कम आता है, जैसे जल की मात्रा का ह्रास नहीं हो। तो इसलिए वो बहुत, उनका शरीर की संरचना के कारण वो बहुत समय तक अपने एक रेगिस्तानी एनवायरनमेंट में रह पाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम मछलियों की बात करते हैं। तो अब जैसा हम देखते हैं, आप इस चित्र में भी देखिए कितने विभिन्न प्रकार की मछलियां, ये तो कुछ नहीं, अगर आपको मौका मिला है किसी एक एक्वेरियम में जाने का, देखेंगे हजारों प्रकार की मछलियां हैं। और आप जैसे शॉप्स में भी एक्वेरियम रखे होते हैं, मौका मिलता है जरूर जाके देखिएगा, कोई गिनती नहीं है, इतने प्रकार की मछलियां हैं। अब इनमें अगर हम देखें तो जितनी मछलियां हैं उनकी आकृति में हमें कुछ एक समानता देखने को मिलती है, वही स्ट्रीमलाइन आपका बॉडी देखने को मिलता है, जो अभी हमने इससे पहले पार्ट में हमने इसके बारे में बात करी थी। अब जो हम मछली, तो ये तो सब मछलियों का एक सा आकार है, लेकिन अब अगर हम उनके और डिटेल में जाएं तो और उनमें क्या, मछलियों के अभी आकार की बात करी और उनका जो बॉडी है कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उनकी जो आकृति होती है वो जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। और इनका जो शरीर होता है ये चिकने शल्कों से ढका होता है। और ये जो शल्क होते हैं तो हम ये वो जो शेल्स होते हैं, है ना,
वो, और वो इसलिए वो क्यों होते हैं, वो उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और सुरक्षा प्रदान करने के साथ क्या होता है, उनके जल में सुगम गति करने में भी वो सहायक होते हैं। तो देखें कि कैसे हर, अगर हम जीवों की देखेंगे, हर जगह उनका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है कि वो जो उनको खाने वाले दूसरे जीव हैं उनसे वो अपने को कैसे बचा सके। तो ये एक बहुत, अगर देखें बाय नेचर होता है कि जो उनका ऐसा चिकना शरीर होता है कि दूसरी मछलियां या जो और दूसरे समुद्र के जीव हैं वो उनको नहीं खा सके, तो इसलिए उनके शल्क, उनके जो बॉडी होता है उससे ढका हुआ होता है। और ये जो है, और ये जो मछली की हम बात कर रहे हैं, तो ये काफी कुछ हमने इससे पहले वाले चैप्टर में हम बात कर चुके हैं कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है। और इस ये जो इनकी पंख और जो पूंछ होती है, ये हमने देखा था कैसे वो लहरा के, उनका मूवमेंट की बात करी थी, कैसे वो लहरा के चलते हैं, पूंछ उनको धक्का देती है तो वो आगे बढ़ते हैं, है ना। जब हमने उनके कैसे वो चलते हैं, जब उसकी हमने बात करी थी इससे पहले वाले चैप्टर में। तो इसलिए क्या होता है, जो ये पूंछ इनकी और पंख जो चपटे होते हैं, तो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में वो सहायता करते हैं। और मछली में क्या होता है, एक गिल होता है, और गिल उसका, उसकी श्वास लेने में सहायता करता है। तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो जल में आपकी ऑक्सीजन घुली हुई है वो लेते हैं जो जल के जंतु होते हैं। तो आप ये देखें तो वो के अगर उनकी लंग्स होती है तो नहीं हो पाता, क्योंकि लंग्स हमारा जो हमें जो कि धरती पर जब हम कोई एक अपने डायरेक्ट एक लैंड पर हैं तब वो हमारे लंग्स काम करते हैं। लेकिन जब हम जो जल में जंतु हैं उनके लंग्स नहीं होते, उनके गिल्स होते हैं, और वो गिल्स से वो श्वसन लेते हैं। बहुत कुछ है उस हमारे जल में जंतु, उनके गिल्स नहीं है, वो मैं आपको अभी आगे जैसे जैसे सेशंस में चलेंगे मैं उनके भी एग्जांपल दूंगी। लेकिन बहुत से जो जल के जंतु हैं उनमें गिल्स होते हैं, और वो उनका कहते हैं एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके हेल्प से वो अपना उनका रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया चलती है। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये जो मछली की संरचनाएं हैं उसे वो जल में रहने में सहायक करती हैं, और ऊंट की जो संरचनाएं हैं वो उसको रेगिस्तान में रहने में सहायक होती हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जिस वातावरण में वो जंतु रह रहे हैं, जिस वातावरण में वो जीव रह रहे हैं, उनकी शरीर की आकृति, उनका जो एक अगर कहें खान पीन भी जो चल रहा है वो परिवेश के अकॉर्डिंग चल रहा है, और तभी वो वैसी विषम स्थितियों में वो जीवित रह पा रहे हैं। तो अभी हमने ये आज देखा, तो ये जो अभी हमने देखा कि ऊंट कैसे विषम जो रेगिस्तान को कैसे अपना रहा है, और जो मछलियां हैं वो जल को कैसे अपना रही हैं, ये अभी हमने देखा, और इसी के मैं नोट्स अभी आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आपसे ये अभी तो हमने ये पूरा चैप्टर में एक साथ पढ़ते चले जा रहे थे, उसको डिस्कस करते जा रहे थे, लेकिन इसी पे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको देखिए कि मरुस्थल परिवेश में जो जीव ऊंट है उसका शारीरिक संरचना कैसी है कि वो गर्मी से कैसे अपने को बचा के रख पाता है। तो उसका आ गया, ऊंट के पैर लंबे होते हैं, मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, मल शुष्क होता है, पसीना भी कम आता है। तो ये इसके 4 पॉइंट्स है, ये याद रखें क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ऐसे आप इनको जब बुलेट पॉइंट्स में नोट कर लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और जब हमने समुद्र परिवेश की बात करी थी उसमें आप का उत्तर अगर ऐसा पूछा जाए कि जीवों में शारीरिक संरचना किस प्रकार उनको एक पूरे समय पानी में, पूरे समय एक लवणीय जल में रहने में एक सक्षम बनाती है, तब आपका ये पॉइंट्स जाएंगे। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, ये आकृति उन्हें जल में विचरण करने में सहायक होती है। मछलियों का शरीर चिकने शालकों से ढका होता है। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती हैं।
तो ये मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स में दे दिया। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो शरीर चिकने शालकों से ढका होता है तो इस प्रकार वो अपने को एक सुरक्षित रख पाती हैं, और पंख एवं पूंछ चपटी होने के कारण वो जो जल में उनका एक आसानी से एक मूवमेंट हो पाता है। तो और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि उनके मछलियों में गिल्स होते हैं जो उनकी श्वसन की प्रक्रिया में एक सहायक होते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट्स बता रही हूँ कि इस टाइप से आप अपने बुक कॉपी में नोट कर लें। तो जो हम देखें बुक में लिखा होता है ना, तो वो बहुत एक डिटेल में होता है, तो हमें देखना होता है कि किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और उन उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम नोट कर ले तो हमारे प्रश्न के उत्तर लिखने में आसानी होगी। तो बच्चों, आज का जो सेशन देखा उसमें अभी हम ये देख रहे हैं, हमने दो वातावरण को कंपेयर करा, एक मरुस्थल, एक हमारा जल का। और अगर हम देखें तो दोनों का बिल्कुल अलग है, कहीं बिल्कुल पानी नहीं है, कहीं पूरा पूरा पानी है। और हमने देखा कैसे शरीर की आकृति उन जीवों को उस जो वातावरण है उसमें रहने में सहायक होती है। आगे अब हम देखेंगे कि इन सबका अगर हम अनुकूलन की बात कर रहे हैं, हम परिवेश की बात कर रहे हैं, तो इनको कैसे परिभाषा के हेल्प से और ज्यादा हम समझ सकते हैं। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।